शहजाद, देखिए कुंभ में पीएम नरेंद्र मोदी। अच्छा, तो शहजाद पूनावाला, अगर काला जादू इनके कपड़ों से होता है तो इनका कहना है तो काला जादू तो पहले नरेंद्र मोदी जी करते हैं जब काला धागा पहनते हैं। अब काला धागा, मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि इस देश के कई लोग काला धागा पहनते हैं, तो क्या इसको कहा जाएगा कि ये काला जादू है? काला धागा धर्म ले लें या नजर मान लें, ये एक कल्चर का पार्ट है। अब इसकी तस्वीरें क्यों ट्वीट कर रही है कांग्रेस पार्टी? चमचों के 4 लक्षण होते हैं। आधा सुनते हैं, 1/4 समझते हैं, 0 सोचते हैं और 4 प्रतिक्रिया देते हैं। ये 4 लक्षण होते हैं चमचों के। और इसीलिए जो विरोध काले कपड़े का नहीं, काले नीति, काले मंशा, काले कृत्य, इसका हो रहा है। 5 अगस्त 2020 को 500 वर्ष के इंतज़ार के बाद श्री राम जन्मभूमि पर हमारे राम मंदिर की भूमि पूजन की गई, उसका विरोध किया काले मंशा वालों ने, जो रोम भक्ति में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, राम भक्ति में का। उसके बाद 5 अगस्त 2021 को जब 370 नाम की दीवार को ढाई गया और जिस प्रकार से भारत का कश्मीर के साथ पूर्ण तरीके से रूहानी और भौगोलिक एकीकरण किया गया, उसमें भी इन्होंने मातम मनाया। काले उनके मंशा थी, काली नीयत थी और उसका श्वेत पत्र जारी हुआ है, क्योंकि फिर से 2022 में 5 अगस्त की तिथि मिली। चाहते तो 4 अगस्त को करते, 6 अगस्त को करते, 19 जून को करते, वो तो सबसे काला दिवस माना जाता है उनके लिए, परंतु वो दिवस नहीं मिला क्योंकि बार बार श्री राम और राम मंदिर का अपमान करना, कभी राम के अस्तित्व पर सवाल उठाना, कभी राम मंदिर पर सवाल उठाना। आज भी देखिए ना, कलावा को भी नहीं बख्शा इन्होंने। हिंदू टेरर कह दिया, भगवा टेरर कह दिया, हिंदुत्व इज इक्वल टू आईसिस महंगाई की रैली में कह दिया। और यही उनकी मंशा काली करो, जो मंशा है कि बार बार तुष्टीकरण की चलानी है दुकान, इसलिए हिंदुओं का करो अपमान और चलाओ वोट बैंक की दुकान। इसी मंशा से इन्होंने इस डेट को चुना। अगर ऐसा नहीं है तो कोई और डेट पर कर लेते, 19 जून को कर लेते। यही तो काली मानसिकता है। तो शहजाद पूनावाला जी, आपने भी चमचों से अपनी बात शुरू करी, और देखिए तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि सभ्य डिबेट है, मिलजुल कर रक्षाबंधन वाले दिन राष्ट्रीय प्रवक्ता सोच और इनकी चाल और चरित्र नाविका, ऐसा ही है, इनके ब्लड में है। नाविका, मैंने चमचों के साथ किसका नाम नहीं जोड़ा, पर दर्द कहां हुआ उससे पता चल गया कि चमचा कौन है और लक्षण कौन दिखा रहा है। चलिए, मैं सौरभ भारद्वाज नहीं लिया, सौरभ, ये बात आप मानेंगे? बिल्कुल। सौरभ भारद्वाज जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या इस देश में हम अब एक दूसरे पर इतने पर्सनल अटैक करेंगे कि किसी ने कलावा क्यों पहना हुआ है, किसी ने कोई कौन से धर्म में रुचि रखता है, क्या करता है, या देश के सामने जो मुद्दे हैं, जिस तरह के मुद्दे हम बात कर रहे हैं, वो मुद्दे हैं जो देश के सामने हैं, उस पर हम कब चर्चा करेंगे? पार्लियामेंट के अंदर महंगाई 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 जो इतना लोग सड़क पे बोल रहे थे, वो पार्लियामेंट के अंदर जब इस पर रिप्लाई हो रहा था तो बाहर वॉकआउट कर गए। कोई जनता के मुद्दे उन्होंने उठाए नहीं पार्लियामेंट के अंदर। मैं पूछना चाहती हूं, क्या ये महंगाई की आड़ में कांग्रेस पार्टी सिर्फ निशाना इस बात पे लगा रही क्योंकि दर्द हो रहा है कि ईडी एक्शन लेती है, पैसा निकलता है, रॉन्ग डूइंग निकलती है, इसलिए टारगेट करो हर चीज को, क्योंकि महंगाई का मुद्दा अगर आप उठाओगे तो आप ईडी का प्रोटेस्ट कर रहे हो लेकिन महंगाई की बात कर रहे हो, लेकिन आपकी रुचि आम इंसान में है ही नहीं। हाँ, देखिए नाविका जी, मैं कांग्रेस के विषय में तो नहीं कह सकता कि वो किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मगर एक बात है कि देश के अंदर महंगाई काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। चाहे हम पेट्रोल के दाम लें तो जब प्रधानमंत्री जी आए थे तब 69 रुपीस का लीटर होता था, आज 100, 110, 120 तक भी ये गया हुआ है। एलपीजी सिलेंडर की बात लें तो ये 500 रुपए के आसपास हुआ करती थी, आज 1053 का एलपीजी सिलेंडर मिल रहा है। दालों की बात करें, खाने पीने के तेल की बात करें, आटे की बात करें, सब चीजों की बात करें तो महंगाई तो बहुत बड़ी है। दूध की बात करें, दही की बात करें, सब चीजों के अंदर महंगाई बढ़ी है। काले धन के ऊपर आपने एक रिपोर्ट दिखाई, मैं निश्चित मानूंगा कि राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ जो है ईडी और इनकम टैक्स का बिल्कुल इस्तेमाल हो रहा है। उनके काले धन या उनसे जुड़े हुए लोगों के घरों पे, संपत्तियों पे छापे मारे जा रहे हैं। मगर ये तो स्विस बैंक की रिपोर्ट है कि देश का काला धन जो प्रधानमंत्री जी के आने से पहले था
उससे कई ज्यादा जो है कालाधन बढ़ गया है, तो हम तो वो रिपोर्ट्स मानेंगे जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे आ रही हैं, और कालाधन तो देश में बढ़ा है। तो सुब्राष्ट्र जी, काला धन देश में बढ़ा है, ये सौरभ भारद्वाज जी का कहना है, लेकिन जो छापों की बात है उससे किनारा कर गए सब। मैं पूछना चाहती हूँ, पार्थ चैटर्जी के घर में अगर छापा पड़ा और उनकी करीबी के साथ उनके लाइफ इंश्योरेंस के 32 सर्टिफिकेट निकले जिसमें नॉमिनी पार्थ चैटर्जी थे, और अर्पिता मुखर्जी के घर से 56 करोड़ की संपत्ति निकली, कैश के बंडल इतने सारे निकले, इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाह रहा? इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाह रहा कि अगर ईडी ने एक्शन लिया तो महाराष्ट्र में नवाब मलिक, अनिल देशमुख आज तक जेल के अंदर है, बेल नहीं मिली, और ये न्यायिक प्रक्रिया कोर्ट के थ्रू हुई है। ठीक है, अगर आप छापेमारी को पॉलिटिकल कहते हैं तो कोर्ट तो पॉलिटिकल नहीं है, कोर्ट ने अभी तक बेल क्यों नहीं दी? और उसके बाद संजय राउत जी का ले लीजिए किस्सा, जालना का किस्सा ले लीजिए, वहां भी तो छापेमारी हुई है और 58 करोड़ निकले हैं। अब जालना में तो कोई पॉलिटिशियन नहीं था, एक्शन हो रहा है, 1 लाख करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है पिछले 8 सालों में, जो कि कांग्रेस के दौर में सिर्फ 5000 करोड़ के करीब थी, वो भी इनको एक्शन ऑन ब्लैक मनी नजर नहीं आता है। इसकी क्या वजह है कि ये इस बात को नकारना चाहते? नाविका जी, मुझे नहीं लगता कि इस देश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, मैं सबके बारे में कह रही हूँ, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी काला धन के उन्मूलन को लेकर के बहुत अधिक सक्रिय या बहुत अधिक इंटेंशनल दिखती है। इसका मैं उदाहरण देती हूँ आपको। आज जितनी पॉलिटिकल पार्टीज आज मोदी जी के डिसीजंस पे जो सवाल उठा रही है, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि उनके किसी पार्टी के कार्यकर्ता के घर में तो हमने नहीं सुना कि ईडी का छापा पड़ा हो। ये उन लोगों के घर में छापा पड़ता है जो चीफ, या तो आप अगर देखिए बंगाल में तो या तो चीफ मिनिस्टर के बहुत करीब हैं। आप दिल्ली से बैठे हुए यहाँ पे सौरभ जी, कल इनकी प्रवक्ता से एक सवाल पूछा जिसका जवाब मुझे नहीं मिला, आज मैं इनसे भी पूछ लेती हूँ। अरविंद केजरीवाल की जो आज लाइफस्टाइल है, क्या हम बतौर टैक्स पेयर और बतौर दिल्ली के रेजिडेंट होने के नाते मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या उनकी सैलरी इतनी है कि उनके घर में प्राइवेट स्विमिंग पूल और इस टाइप की चीजें हो और दिल्ली की जनता सवाल न पूछे? ये भी तो काला धन का एक प्रकार है। मैं धन को डिमोनाइज नहीं कर रही, लेकिन काला धन क्या है ये आपको समझना होगा। अगर आप किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, अगर आप सीधा डायरेक्ट बिजनेस नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास एक सीमित संसाधन ही होगा, आपके पास सीमित रिसोर्स होगा। अगर आप कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में हैं तो भी इरैशनली किसी को पे नहीं किया जाता, लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल उस हिसाब से है, आप बिजनेस कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते हैं, तो फिर आप कहीं ना कहीं काला धन को या तो प्रमोट कर रहे हैं या काला धन आपके घर पे है।